हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश अपडेट वर्जन के साथ बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पुराना देखेंगे, सभी प्रश्न नए हैं और आप इसे एक बार क्विक रिवीजन के रूप में रिवीजन करेंगे। यूपीजी के थ्योरिकल होगा स्टूडेंट, हर पॉइंट होगा इसमें लिखा हुआ। क्लास लंबी हो सकती है मगर मैं इसे डिवाइड करके आपको एक एक घंटे क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, समझना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हम यूपीजीके की बात करेंगे आज। हम यूपीजीके, देखो इसमें रामपुर कहाँ है, नज़र आ रहा है आपको रामपुर? आप लोग बताएंगे रामपुर इसमें नज़र आ रहा हो तो आपको जल्दी बताएंगे कहाँ है रामपुर। मुझे तो दिख गया रामपुर, आपको भी दिख गया होगा, ये रहा रामपुर, ठीक है। मुरादाबाद ये है और बिजनौर ये है, ठीक है। हम सभी इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो स्टैंड। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो पेंथलासा पेंजे के बारे में आप तो पढ़ा होगा आपने, लोरेंशिया के बारे में। गोंडवाना लैंड में उत्तर प्रदेश आता है, ये पता होगा सबको कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। किस भाग, कौन से भाग है? गोंडवाना। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बना था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1836 में कौन सा प्रांत बना? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में उत्तर पश्चिमी व आगरा अवध बना था, आगरा व अवध, उत्तर पश्चिमी आगरा व अवध। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध बना। 1937 में संयुक्त प्रांत बन गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले से उत्तराखंड बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 9 नवंबर 2000 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। राजकीय पेड़ अशोक है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी शौरा सारस या क्रोच है, क्रोंच बोलते से। कार्यालय की जो भाषा है वो उर्दू प्लस हिंदी दोनों है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें दो मछलियां हैं, ये अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक दिखाती हैं। तीर धनुष जो है भगवान श्री राम का प्रतीक है। तीन तिरंगे जो हैं, तीन तिरंगे गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। और स्टूडेंट एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ के पढ़ना, मेरे कहने से आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे अगर आप सही से पढ़ोगे तो। यूपी की राजधानियाँ, आगरा 1836 से 1858। आगरा 1836 से 1858 तक यूपी की राजधानी आगरा होती थी। यह यूपी की पहली राजधानी थी। अगर कोई पूछे यूपी की पहली राजधानी आगरा थी, कब से कब तक? 1836 से 1858 तक। प्रयागराज जो थी 1858 से 1921 तक रही, ठीक है। ये यूपी की राजधानी प्रयागराज थी 1858 से 1921 तक। लखनऊ आंशिक 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक राजधानी रही। और जो पूर्ण राजधानी बनी थी लखनऊ, वो बनी थी 1935, ठीक है। जो अब तक है ये पूर्ण राजधानी लखनऊ है। वर्तमान यूपी का एरिया जो है 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कहते हैं, किलोमीटर स्क्वायर कह दो। और भारत का एरिया जो है वह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है। अगर वर्तमान यूपी का एरिया की बात करते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या कह सकते हैं भारत का एरिया तो वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यूपी का एरिया भारत के एरिया का 7.33% है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है भारत के एरिया कितने परसेंट है? 7.33% है। 7.33% एरिया के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान का, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है 10.4%, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है 9.838%, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है 9.36%, और चौथा स्थान यूपी का है 7.33%। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा है वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। सहारनपुर आपका यूपी का सबसे उत्तरी जिला कहलाता है सहारनपुर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शामली यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है, सहारनपुर पूर्वी उत्तरी। उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है? सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला आप लोग जानते हैं सोनभद्र है। तो सहारनपुर उत्तरी जिला है और सोनभद्र दक्षिणी जिला है। तो ये तो आपको दिख रहा होगा, देखो आप लोग, दिखा देता हूँ आपको। ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला कहलाता है और जो हमारा सोनभद्र है ये दक्षिणी जिला कहलाता है, ये बात आपको पता है। और यूपी की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है? 240 है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई लंबी है 650 किलोमीटर। और यूपी का पश्चिमी जो जिला है वो शामली है। कौन सा जिला है यूपी का पश्चिमी? शामली। और पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिण सोनभद्र, ये सब बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट,
टोटल जिले जो है यूपी के वो 75 हैं। यूपी 8 राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के संग साथ बाउंड्री बनाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यूपी केवल एक देश नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है यूपी 8 राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है, कितने राज्य? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अगर ये पूछता है यूपी केवल कितने देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, तो एक के, उसका नाम है नेपाल। 8 स्टेट है, कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एक यूटी है, उसका नाम है दिल्ली। तो आपको मैंने बता दिया कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक यूटी, उसका नाम है दिल्ली। हिमाचल प्रदेश जो है यूपी के साथ, हिमाचल प्रदेश की सबसे कम बाउंड्री लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश का हिमाचल की सबसे कम बाउंड्री लगती है, और हिमाचल के साथ यूपी का एकमात्र जिला सहारनपुर बाउंड्री बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2 है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। उत्तराखंड के साथ कितने जिले? 7 जिले हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो 3 जिले तो आपके पास के हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली 4, और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, ये ध्यान रखने हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बाकी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बिजनौर, ये तो याद रहेगा। और 3 याद कर लेना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, ठीक है। नेक्स्ट बिहार। बिहार के साथ यूपी के 7 जिले साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। कैसी लग रही क्लास स्टूडेंट? अगर क्लास पसंद आ रही है तो सबको शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए कि यूपी जी की क्लास अगर मेरे साथ पढ़नी है तो मजा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बिहार के साथ यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली और सोनभद्र। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि कल को यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है। अच्छे से याद रखना कौन कौन से जिले हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ यूपी के सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है, ये बात ध्यान रखना। यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर, कितने जिले? 11। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर, सोनभद्र। ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के साथ यूपी के 2 जिले मथुरा व आगरा बाउंड्री बनाते हैं। हरियाणा के साथ यूपी के 6 जिले सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखना है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, ये आपको बार बार रिपीट करने हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड कितने जिले हैं? यूपी के साथ 6 जिले हैं, और 7वां है छत्तीसगढ़ और 8वां है झारखंड। छत्तीसगढ़ व झारखंड यूपी के केवल एक जिले सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ व झारखंड यूपी के केवल एक जिला सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के साथ यूपी के 2 जिले गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद सीमा साझा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट की बाउंड्री से स्पर्श करता है। सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जिससे 4 स्टेट की बाउंड्री लगती है, बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की। नेपाल के साथ यूपी के सीमा साझा करने वाले जिले 7 हैं। लंबाई है 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर। कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। नेपाल के साथ यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले 7 हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। एनसीआर में शामिल यूपी के जिले, एनसीआर में यूपी के 8 जिले आते हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। अभी आप आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि एनसीआर में कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। यूपी के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखना, जिसका एरिया है 680 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। सोनभद्र यूपी का सेकंड सबसे बड़ा जिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी। सोनभद्र यूपी का सबसे सेकंड नंबर पर आता है जिला सोनभद्र। यूपी के सबसे छोटे जिले हैं हापुड़, यूपी का सबसे छोटा जिला है जिसका एरिया है 660 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना, या किलोमीटर स्क्वायर कह दो, 660 किलोमीटर स्क्वायर। और यूपी का सेकंड सबसे छोटा जिला है रविदास नगर, भदोही है ये। और गाजियाबाद यूपी का 3rd सबसे छोटा जिला है गाजियाबाद।
यूपी का थर्ड सबसे छोटा जिला है। यूपी में जिले की संख्या 75 है। यूपी में मंडल जो है 18 है। सबसे नया मंडल अलीगढ़ बना है। सबसे बड़े मंडल जो है लखनऊ, मेरठ, कानपुर है। इसमें 6 जिले हैं। आपको ध्यान रखना, सबसे नया मंडल अलीगढ़। कौन सा नंबर है? अलीगढ़। और 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? 18 मंडल अलीगढ़ है। और सबसे बड़े जो मंडल हैं वो लखनऊ, मेरठ और कानपुर हैं। ये 6 जिले हैं। इनमें कितने जिले हैं? 6। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटा मंडल है आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, झांसी। इसमें 3 जिले हैं। यूपी में तहसील की संख्या कितनी है? 351 तहसील है। प्रयागराज यूपी का सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला है। ध्यान रखना, प्रयागराज यूपी का सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला है। यूपी में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें प्रयागराज में हैं, 12 सीटें हैं। कितनी हैं? 12। यूपी में विधानसभा की सबसे कम सीटें श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा में 2-2 सीटें हैं। ध्यान रखना, विधानसभा की जो सबसे कम सीटें हैं वह है श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा में। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में 12। और सबसे ज़्यादा तहसील भी प्रयागराज में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी में तहसील कितनी है? 351। यूपी की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? विधायिका नियम कानून को बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका जो नियम कानून विधायक ने बनाए उनके धरातल पर लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। न्यायपालिका जो नियम कानून विधायिका ने बनाए, जो कार्यपालिका ने लागू कराए, उन्हें अच्छे से रखने का काम, साथ ही राज्य के लोगों को न्याय देने का काम न्यायपालिका का होता है। अगर राज्य में हो तो तब राज्यपाल, सीएम, अन्य मंत्री, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। विधायिका क्या होता है? विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। विधायिका के अंदर कौन कौन सा? विधानसभा, विधान परिषद आते हैं। विधानमंडल आर्टिकल 168 में विधानमंडल का वर्णन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आर्टिकल 168 में विधानमंडल का वर्णन है। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। विधानसभा, यूपी में विधानसभा सीटें 403 हैं। जब यूपी का व उत्तराखंड एक थे तब विधानसभा सीटें 425 थी। विधानसभा में एसटी के आरक्षण 84 हैं और विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षण 2 सीटें हैं। एससी व एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें 86 हो गई। यूपी में विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था। आज़ादी के बाद यूपी में विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ। विधानसभा अध्यक्ष सभी नए चुने सदस्यों में से सामान्य बहुमत के द्वारा एक व्यक्ति को चुनकर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो विधानसभा सदस्य होने की शपथ लेता है, न कि विधानसभा अध्यक्ष होने की। ध्यान रखना। पुरुषोत्तम दास टंडन सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्मराम गोविंद जो सबसे ज़्यादा 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद, ये सबसे ज़्यादा 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और उन स्टूडेंट को बुला लें जो अभी हमसे नहीं पढ़े हैं। बता दीजिए कि यूपी जीके ऐसे चल रहा है, बिल्कुल सीरियस के साथ। चौथी क्लास शुरू हो गई है और स्टूडेंट जो ये नोट्स चौथी क्लास में बनाए हैं वो आपको हमने 5-10 मिनट में रिवीजन करा दिया हूँ। वैसे बोलते हैं क्विक रिवीजन, और ऐसा रिवीजन जो पेपर में अगर क्वेश्चन फंसेगा तो बचेगा नहीं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं। श्रीपति मिश्र और श्री बनवारी दास जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और सीएम भी बने हैं। लो भैया, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। ध्यान रखना, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, ये लेटेस्ट है, अभी भी यही है। ध्यान रखना, बिल्कुल अपडेट वर्जन है, बिल्कुल एक प्रश्न। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। श्रीपति मिश्र और श्री बनवारी दास जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और सीएम भी बने हैं। यूपी के सबसे पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था यूपी में कि बताइए उत्तर प्रदेश सबसे पहले सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, तो गोविंद बल्लभ पंत। यूपी की प्रथम महिला सीएम सुरुचिता कृपलानी। यूपी की दूसरी महिला सीएम थी मायावती और पहली दलित महिला भी सीएम थी मायावती। यूपी की सबसे युवा सीएम अखिलेश यादव और यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है। व्यक्ति 21वें हैं, क्रम 33वें पे सीएम है। ठीक है। व्यक्ति भी कौन से? 21वें और क्रम 33वें सीएम है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप ये ऐसे व्यक्ति थे जो यूपी के सीएम रहे, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। वाह, गजब क्वेश्चन है। बस ऐसे पूछेगा आपसे कि बताओ ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो यूपी के सीएम रहते प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। यूपी के अब तक कितने प्रधानमंत्री बने? 8 प्रधानमंत्री बने हैं यूपी में अब तक। कितने? 8। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कब से कब तक? 10 फरवरी 7 मार्च। ध्यान रखना है, 10 फरवरी शुरू हुआ था और कब तक चला? 7 मार्च तक चला था 2022 में। 18वें नंबर की विधानसभा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 18वें नंबर। बीजेपी 255 सीटें, सपा 111 सीटें, कांग्रेस 2 सीट, बीएसपी 1 सीट, विपक्ष सपा एसपी। ध्यान रखना, विपक्ष का नेता जो है वो सपा है, ये बात आपको ध्यान रखनी। विपक्ष कौन है? सपा। इस बार विधानसभा 47 महिलाएं विधायक हैं। कितनी महिलाएं? 47 महिलाएं विधायक हैं। बताओ कितनी महिलाएं विधायक हैं? 47। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली 25 मार्च को, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
2022 में। यूपी विधान परिषद गठन 1937 में हुआ। आज़ादी के बाद विधान परिषद का गठन 1952, ध्यान रखना है। जब उत्तराखंड में यूपी एक थे, जब सीटें थी 108। कितनी थी विधान परिषद की सीट? 108। वर्तमान में सीटें हैं 100। कितनी हैं? 100 हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सीट खाली हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले विधान परिषद सभापति चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल। सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद के सभापति रहे वीरेंद्र स्वरूप, 5 बार रहे। कितनी बार? 5 बार। अगर पूछता है कि सबसे पहले विधान परिषद सभापति कौन थे, तो चंद्रभाल बताना है। सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद के सभापति रहे गोविंद स्वरूप। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है विधान परिषद के सभापति? कुंवर मानवेंद्र सिंह है, ध्यान रखना। विधानमंडल कौन से आर्टिकल में आता है? 168 में आता है। विधानसभा 170 और विधान परिषद 171 में आता है, ध्यान रखना। अब हाई कोर्ट शुरू हो गया उस टाइम। क्या हो गया? हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? 214 में आता है। राज्य में एक हाई कोर्ट होगा ऐसा कहता है, ठीक है। आर्टिकल 214 क्या क्या कहता है? राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा ऐसा कहता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। दिल्ली एकमात्र यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है। अन्य जज, हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल व हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से की जाती है। वर्तमान में भारत के 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? 25। सबसे नया हाई कोर्ट अमरावती है, अमरावती हाई कोर्ट है। कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य जजों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु के लिए की जाती है, यह बात ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य जजों की नियुक्ति 62 वर्ष तक की आयु के लिए की जाती है। चीफ जस्टिस व अन्य जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट वेतन 2.5 लाख रुपये है, ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का वेतन जो है 2.5 लाख रुपये है। यूपी का हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। खंडपीठ लखनऊ। स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई थी। किस नंबर का हाई कोर्ट था? 4th नंबर का हाई कोर्ट था। प्रथम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वाल्टर मॉर्गन थे। क्या नाम था? वाल्टर मॉर्गन। वर्तमान में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अरुण वंशालिया हैं। कौन है? वंशालिया, अरुण वंशालिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन है? वर्तमान में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो है अरुण वंशाली। क्या नाम है उनका? अरुण वंशाली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। और प्रथम सीजे जो था ये वाल्टर मॉर्गन थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन हाईलाइट है उनको याद रखना, लिख लेना इनको। प्रयागराज हाई कोर्ट के जजों की संख्या 160 है और जजों की संख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रयागराज हाई कोर्ट के जजों की संख्या 160 है और जजों की संख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। आर्थिक अपराधों के लिए यूपी में विशेष न्यायालय 5 है। कितने न्यायालय हैं? 5। मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है, वाराणसी और आगरा। आर्थिक अपराधों के लिए यूपी में विशेष न्यायालय हैं। मेरठ में है, बरेली में है, आगरा में, लखनऊ में है, वाराणसी में और आगरा में है। औद्योगिक न्यायाधिकरण 6 है। कितने हैं? न्यायाधिकरण 6 है। मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, ये हमारे औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। कितने हैं? 6। मेरठ में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, प्रयागराज में है, कानपुर में और आगरा में। यूपी में श्रम न्यायालय 20 है। कितने न्यायालय हैं? श्रम न्यायालय 20, आपको ध्यान देना है। औद्योगिक न्यायाधिकरण है 6 और आर्थिक अपराधों के लिए यूपी में न्यायालय 5 और यूपी में श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 है। फैमिली कोर्ट की स्थापना यूपी में कब हुई थी? 1984 में। न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। राज्यपाल आ गया। आर्टिकल 153 भारतीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी के हैं, ध्यान में। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और कौन से आर्टिकल में? 153। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति, वेतन जो राष्ट्रपति तय करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति। यूपी के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सोने की चिड़िया। और यूपी के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बिंदु भूषण, क्या नाम था उनका? बिंदु भूषण। जब नाम चेंज हुआ तब राज्यपाल 24 जनवरी 1950 HP मोदी। क्या नाम था उनका? HP मोदी। यूपी में राष्ट्रपति शासन का वर्णन आर्टिकल 356 में है। यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को और 26 फरवरी 1969 तक रहा था, 1 ईयर 2 दिन, ठीक है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। पीएम ठीक है, सीएम जो थी वो चौधरी चरण सिंह थे, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। सबसे लास्ट बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मार्च 2002 तक लगा है। 3 मई 2002 तक। राष्ट्रपति के नारायण, सीएम थे राजनाथ सिंह। बताओ, सीएम राजनाथ सिंह भी थे भैया। यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, मंत्रिपरिषद, सरकार के प्रमुख मंत्री, राज्य का सचिवालय, इसका हेड वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है
और राज्य कार्यालय परिषद परिषद ये मंत्रिपरिषद व सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने की कार्य करती है। तो ध्यान रखना, यूपी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 3 तरह की होती है। एक होती है मंत्रिपरिषद, एक होती है राज्य का सचिवालय, एक होती है राज्य कार्य परिषद। सबसे पहला है मंत्रिपरिषद, सरकार के प्रमुख मंत्री। ध्यान रखना है, ये दोनों राज्यों को भलाई की नीति निर्णय कार्य करते हैं। इसका हेड वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है राज्य सचिवालय का। और राज्य कार्यकारी परिषद में मंत्रिपरिषद व सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने का निर्णय करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन आर्टिकल 165 में किया गया है। कौन सा आर्टिकल में? 165। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 165 में याद रखना आर्टिकल, महाधिवक्ता का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 165। और नॉर्मली कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। महाधिवक्ता विधानसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता। आवश्यक है भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो और 10 वर्ष तक हाईकोर्ट को में एडवोकेट रह चुका हो। महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह राज्यपाल व CM को विधि से संबंधित सलाह देता है, इसके द्वारा सौंपे गए कार्यों को करता है। महाधिवक्ता को किसी भी कमेटी का सदस्य या हेड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकपाल या व लोकायुक्त। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का नियंत्रण पाने के लिए लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया गया था, जिसमें केंद्र में लोकपाल व राज्य में लोकायुक्त होते हैं। 1 जनवरी 2014 को इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली थी। 16 जनवरी 2014 को इसे लागू कर दिया गया था। यूपी में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया। यूपी के पहले लोकायुक्त विशंबर दयाल सिंह थे। कौन थे? विशंबर दयाल सिंह। और भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखना, यूपी के पहले लोकायुक्त विशंबर दयाल सिंह थे और भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी लोक सेवा प्राधिकरण, राज्य के लोगों के लिए जल्दी व शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यूपी में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी। क्लाइमेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की जलवायु। यूपी की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकाल। शीतकाल, यूपी में नवंबर से फरवरी का समय शीतकालीन माना जाता है। यूपी का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। शीतकालीन के मैदान भाग का टेम्परेचर 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतकालीन में पठारी भाग का टेम्परेचर 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतकालीन का मैक्सिमम टेम्परेचर 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतकालीन का मिनिमम टेम्परेचर 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूपी में जाड़े के समय पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा होती है, जो कि टोटल रेनफॉल का लगभग 10% होती है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसी को यूपी में मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मावट। शीतकाल में नॉर्थ से साउथ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि साउथ से नॉर्थ जाने पर टेम्परेचर घटता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शीतकाल में नॉर्थ से साउथ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, साउथ से कहाँ से साउथ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। और साउथ से नॉर्थ जाने पर टेम्परेचर घटता है। ग्रीष्मकाल, मार्च से जून का महीना ग्रीष्मकाल का माना जाता है। यूपी में सबसे गर्म महीना मई का होता है। औसतन टेम्परेचर मैक्सिमम 36 से 39 डिग्री होता है और औसतन टेम्परेचर मिनिमम 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बांदा में सबसे ज़्यादा औसतन टेम्परेचर होता है। बांदा कहाँ? वादा में। ठीक है, ध्यान रखना है। वादा में सबसे ज़्यादा औसतन टेम्परेचर होता है। आगरा व झांसी यूपी के सबसे गर्म जिले हैं। आगरा व झांसी यूपी के सबसे गर्म जिले हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यूपी में सबसे कम टेम्परेचर बरेली में होता है। कहाँ होता है? बरेली। तो यूपी में सबसे कम टेम्परेचर बरेली का होता है। यूपी में मई व जून के महीने में गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। वर्षाकाल, तीसरा पॉइंट है वर्षाकाल। यूपी में जून से अक्टूबर तक का समय वर्षाकाल का माना जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी में शाखा से होती है। यूपी में ईस्ट में वेस्ट की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। यूपी में नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसी मानसून में यूपी में लगभग 83% वर्षा होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा 184 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है और यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में। और सबसे ज़्यादा गोरखपुर में 54 सेंटीमीटर होती है मथुरा में। पश्चिमी यूपी में 84 सेंटीमीटर, मध्य यूपी में 91 सेंटीमीटर, पूर्वी यूपी में 112 सेंटीमीटर और दक्षिणी यूपी में 93 सेंटीमीटर। ठीक है, जनगणना 2011। सबसे पहली जनगणना मेयो 1872 में हुई थी। यह लेकिन यह जनगणना नियमित नहीं थी। यार सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो बोलते हैं 1872 में, लेकिन यह जनगणना नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन की हुई थी 1881 में, प्रत्येक 10 वर्ष पर होने लगी थी। ठीक है, विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। ठीक है, स्वीडन में सबसे पहली जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन। विश्व में अगर विश्व की बात करता है तो सबसे पहले स्वीडन में हुई थी 1749 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहली जनगणना मेयो के समय में 1872 में, लेकिन जनगणना नियमित नहीं थे। यह जनगणना शुरुआत रिपन ने की थी 1881 में, प्रत्येक 10 वर्ष पर।
जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के। आपको ध्यान रखना, जनगणना जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। वाह! जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी का नाम है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना हुई है, अब तक कुल 15 जनगणना हुई हैं। नियमित आधार पर अब तक 14 जनगणनाएँ हुई हैं। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आज़ादी के बाद में अब तक कुल 7 जनगणनाएँ हुई हैं। ध्यान रखना, अब तक कुल 15 हो गई हैं, नियमित रूप से 14 हुई हैं। आज़ादी के बाद 1951 से अब तक 7 जनगणनाएँ हुई हैं। 2021 की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अधिकारी थे सी चंद्रमौली। 1872 से 81, 91, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। 2011 के अनुसार के 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 1,67,044 गाँव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19,98,12,341 है। 19,98,12,341 यूपी की जनसंख्या 11 की जनगणना, जिसमें मेल है 10,44,10 करोड़ था ना, हाँ 10,44,08,851। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो ये है 9,95,33,31,31,31,31,31,391। ठीक है, तो ध्यान रखना 10,44,08,51। तो ये 1,44,08,000 ये ऐसे हो जाएगा 1,44,08,051 और ये 9,53,31,991। ठीक है, ये फीमेल है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन से? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। मुरादाबाद भी है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। यूपी में सबसे ज़्यादा मेल जनसंख्या वाले जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद। सबसे ज़्यादा जो पुरुष है वो कहाँ? प्रयागराज और मुरादाबाद। और यूपी में सबसे कम महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। यूपी में फीमेल जनसंख्या वाले सबसे बड़े जिले कौन से हैं? प्रयागराज, आजमगढ़, जिसमें फीमेल होती है प्रयागराज में और आजमगढ़। 10 के जनसंख्या वृद्धि यूपी में 1951 से 1961 में 16.38 सबसे कम 10 की वृद्धि हुई थी। 1991 से 2001 में 25.5 सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 में 20.22%। 2001 से 2011 में भारत की 10 की वृद्धि 17.7% रही है। ध्यान रखना, मेल में वृद्धि 19.31% और फीमेल में 21.23%। सबसे ज़्यादा 10 के जनसंख्या वृद्धि वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर बोलते हैं, गाजियाबाद और श्रावस्ती सबसे ज़्यादा 10 के। और सबसे कम 10 के जनसंख्या वाले वृद्धि वाले जिले कानपुर, हमीरपुर और बागपत। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा 10 के जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती, और सबसे कम कानपुर, हमीरपुर और बागपत। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ध्यान रखना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगर कोई पूछा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं तो बता दें 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व। यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। यूपी का कितना है? 829 और भारत का कितना है? 382। 2001-2011 में कितनी वृद्धि? 139। यूपी किस स्थान पर? 90 स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। सेक्स रेशियो लिंग अनुपात प्रति 1000 मेल पर फीमेल की संख्या सेक्स रेशियो कहलाती है। यूपी का सेक्स रेशियो 912 है और भारत का सेक्स रेशियो 943 है 1000 पुरुषों पर। यूपी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया है। और यूपी के सबसे कम सेक्स रेशियो वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत है। तो ध्यान रखना है, यूपी के सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया है। और यूपी के सबसे सेक्स कम यानी सेक्स रेशियो वाले यानी कि ध्यान रखना है लिंग अनुपात वाले जो जिले हैं सबसे कम वो कौन से? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पर बच्चों की संख्या वहाँ का शिशु लिंग अनुपात कहलाता है। ध्यान रखना है, 2011 में यूपी का शिशु लिंग अनुपात 902 था और 2001 में यूपी का शिशु लिंग अनुपात 916 हो गया। यूपी में सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाले जिले बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच हैं। और यूपी के सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। साक्षरता आ गई भैया, यूपी की साक्षरता 67.7% है और मेल जिसमें 70.3% है और फीमेल कितनी है? 57.2% है। यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले जो है गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है। ध्यान रखना, यूपी के सबसे ज़्यादा साक्षरता जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर और कानपुर। यूपी में सबसे कम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती और बहराइच।
उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर है और यूपी में महिला साक्षरता सबसे बड़ा जिला कानपुर है। यूपी में मेल व फीमेल साक्षरता में 20.1% का अंतर है। यूपी में मेल व फीमेल साक्षरता में 20.1% का अंतर है। सबसे ज़्यादा यह अंतर महाराजगंज में है। सबसे ज़्यादा नगरीय साक्षरता जौरैया में है और सबसे कम नगरीय साक्षरता रामपुर में है। सबसे कम नगरीय साक्षरता जो है वो कहाँ है? रामपुर में। ध्यान रखना, नगरीय साक्षरता कितनी कहाँ है? रामपुर में। सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं रामपुर में, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता औरैया में है और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता श्रावस्ती में है। यूपी की जनसंख्या ग्रामीण में है 77.73% और शहरी में है 22.27%, 27%। यूपी में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या गाजियाबाद लखनऊ है। यूपी में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वो कहाँ है? गाजियाबाद और लखनऊ। ध्यान रखना है, गाजियाबाद और लखनऊ में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी में सबसे कम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती और चित्रकूट में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है। यूपी में सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। यूपी में कुल जनसंख्या का 20.69% एससी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एससी यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एससी पंजाब में है। परसेंटेज में अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पंजाब में है। तो यूपी में कुल जनसंख्या का 20.69% एससी हैं और भारत में सबसे ज़्यादा यानी कि एससी यूपी में है। और परसेंट में सबसे ज़्यादा एससी पंजाब में है और परसेंट में सबसे यूपी एससी में मामले में चौथे स्थान पर आता है। परसेंटेज में यूपी एससी के मामले में कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर आता है, सबसे ज़्यादा पंजाब में है। सबसे ज़्यादा एससी वाले जिले सीतापुर प्रयागराज हैं और सबसे कम एससी वाले जिले बागपत और श्रावस्ती है। एससी लिंग अनुपात 907 है। ध्यान रखना, एससी का जो लिंग अनुपात है वो कितना? 907 है। 907 फीमेल पर, यानी ध्यान रखना है लिंग अनुपात कितना? 907। ध्यान रखना, एससी का लिंग अनुपात कितना? 907। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट तो एक बार जरूर लाइक करना, और ठीक है, और अपने भी दोस्तों को शेयर कर दो स्टूडेंट जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। और बता दीजिए कि अगर आपको थ्योरिकल पढ़ना है यूपी जी के तो एक बार दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जरूर पढ़ें आसिम सर द्वारा। और एक एक पॉइंट को क्लियर करते ले जा रहा हूँ स्टूडेंट। देखो, कोशिश तो ये रहेगी कि कोई क्वेश्चन बच ना जाए। तो यूपी में एसटी जनसंख्या 11,34,273 है, जिसमें 58,183 मेल हैं और 5,53,190 फीमेल हैं। 5,81,083 पुरुष हैं। 5,81,083 पुरुष हैं और फीमेल 5,53,190 हैं। एसटी लिंग अनुपात ये है 951 और एससी 907। सबसे ज़्यादा एसटी वाला जिला सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं इन्हें, तो ये सोनभद्र में है और सबसे कम एसटी वाला जिला बागपत में है। यूपी में धर्म आधारित जनगणना की शुरुआत 2001 में हुई थी और 2011 के अनुसार हिंदू 79.9% यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। मुस्लिम 19.26% है। बौद्ध 0.01% है। यूपी में सबसे कम बौद्ध है। यूपी के जिलों में उनके मुख्यालय, जिला गौतम बुद्ध नगर, इसका मुख्यालय नोएडा में है। फरुखाबाद का फतेहगढ़ में है। अंबेडकर नगर अकबरपुर में है। जालौन का उराई में है। सोनभद्र का रावटगंज और संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है। कुशीनगर का पडरौना में है। सिद्धार्थ नगर का नवाबगढ़ नौगढ़ में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। अमेठी का और गौरीगंज में है। संत रविदास नगर भदोई का ज्ञानपुर में है। कौशाम्बी का मंझनपुर में है। संभल का पताशा में है। ध्यान रखना। यूपी की झीलें, आगरा कीटम झील और सूर सरोवर, झांसी बरवा सागर, लक्ष्मी ताल और पीलीभीत फुलर झील। गंगा की सबसे नदी इसी फुलर झील से निकलती है। गंगा की सहायक नदी इसी फुलर झील से निकलती है, पीलीभीत से। शाहजहाँपुर वड़ा ताल, ठीक है, ध्यान रखना। महोबा, विजय सागर, कीर्ति सागर, रहेला, मदन सागर, वेला सागर। कन्नौज देवरिया ताल, बनारस ओधी ताल और कानपुर मोती ताल और वल्लापारा वलिया सुरहा ताल, ध्यान रखना। और गोरखपुर रामगढ़ ताल, चिलवाला ताल और सुल्तानपुर राजताला, भोजताल और लोधी ताल। मथुरा राधाकुंड, कुसुमकुंड, श्यामकुंड, मानसी गंगा, नूहर झील, कृष्णकुंड, कोकिला। ठीक है क्वेश्चन, ये झीलें हैं, ध्यान रखना। सोनभद्र की गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। सोनभद्र में जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बहराइच में है चितौरा और प्रयाग। फैजाबाद अयोध्या में है दुर्बन, भरतकुंड, देहर, भिजवान। अलीगढ़ में है शेखा झील और इटावा में सरसा इनावर।
उन्नाव में है नवाबगंज, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, सीतापुर में सीताकुंड और चक्रकुंड, कौशाम्बी में अलवारा। यूपी की जनजातियाँ। जनजातियों का वर्णन आर्टिकल 352 में है। किसी भी क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। 9 नवंबर 2000 से पहले थारू, बुक्शा, भोटिया व जौनसारी जनजातियाँ थी, लेकिन विभाजन के बाद केवल थारू व बुक्शा जनजाति बची हैं। सन 2003 में यूपी में 10 नई जनजातियों को जोड़ा गया। अब यूपी में कुल 12 जनजातियाँ हैं। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। कौन सी है? थारू, जो बिजनौर में निवास करती, ध्यान रखना थारू। सबसे कम परसेंटेज में सबसे यूपी का एसटी वाला जिला बागपत है। सबसे ज़्यादा परसेंट में सबसे ज़्यादा एसटी सोनभद्र में है। एसटी लिंग अनुपात 2011 907 और एसटी लिंग अनुपात 2011 900। सबसे ज़्यादा एसटी लिंग अनुपात आजमगढ़ और टोटल एसटी 1,13,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ 1,14,42,073 मेल है। 5,81,058 और फीमेल है 5,53,190। तो 5,81,083 है और फीमेल है 5,53,190। भारत की जनसंख्या कुल यूपी में एसटी 1.0% है। यूपी की जनसंख्या कुल एसटी 0.06% है। थारू जनजाति यूपी में सबसे बड़ी जनजाति है। यह यूपी के तराई क्षेत्र में रहती है। ये न केवल यूपी बल्कि उत्तराखंड के नैनीताल व बिहार क्षेत्रों में भी रहती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति में लठ भरवा भोज होता है। शादी के समय पर थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक प्रत्यक्ष प्रचलित है, ध्यान रखना। इसका मुख्य भोजन चावल है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये हिंदू धर्म के त्यौहार होली, दशहरा आदि मनाते हैं। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं। थारू जनजाति में दोपहर के भोजन में मिचनी व शाम के भोजन में बेरी कहा जाता है। बताओ, थारू जनजाति में दोपहर के भोजन को मिचनी और शाम के भोजन को बेरी कहा जाता है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ये नशे के लिए जाड़ का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का ड्रिंक है। होली के समय पुरुष व महिला आपस में नृत्य करते हैं जिसे खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग नाटेकद पीली चमड़ी पतली नाक के होते हैं। पुरुष धोती कुर्ता, सर पर पगड़ी, महिला साड़ी, शरीर पर गुदना। थारू जनजाति यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और गोरखपुर में पाई जाती है। बुक्शा है शायद बिजनौर में। थारू विकास परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई थी। थारू जनजाति के लोग विश्वविद्यालय का निर्माण यूपी के लखीमपुर खीरी के जिले में किया गया था। थारू जनजाति घर बनाने के लिए नरकुंज व लठ का प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति में परिवार का मुख्य सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। बुक्शा जनजाति, बुक्शा है बिजनौर में, देखो। तो यह यूपी के बिजनौर में रहने वाली जनजाति है बुक्शा। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा कन्फ्यूज में रहा था मैं, थोड़ा थारू है मगर ये बुक्शा है बिजनौर में रहने वाली। यूपी के बिजनौर में रहने वाली जनजाति है। पतवार राजपूत घराने संबंधित है। विलियम क्रुक ने बताया कि ये लोग पतवार राजपूत घराने से संबंधित है। बुक्शा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये नाटेकद, गोरी चमड़ी, छोटी आंखें, चौड़े मुख के होते हैं। बुक्शा जनजाति के लोग मंगोलों की तरह दिखते हैं। बुक्शा जनजाति के लोग सभी हिंदू त्यौहार दीपावली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी आदि मनाते हैं। पुरुष धोती कुर्ता व सर पर पगड़ी और महिला साड़ी पहनती हैं। बुक्शा जनजाति में पंचायत व्यवस्था है। बुक्शा जनजाति में पंचायत के सबसे बड़े हेड को तख्त कहा जाता है। ललितपुर में जनजाति शहरिया, सोनभद्र की में जनजाति वेगा, पहरिया, चेरो, भाई भुइया, पठारी और पनिया का है। खरवार जनजाति यह यूपी के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती वाली जनजाति है। यह मुख्य रूप से देवरिया, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिले में पाई जाती है। इसमें पुरुष धोती कुर्ता, महिलाओं साड़ी पहनती हैं। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। खरवार जनजाति के द्वारा फेमस नृत्य कर्मा किया जाता है। महागीर जनजाति बिजनौर, नजीबाबाद में पाई जाती है। यह यूपी की सबसे प्रमुख जनजाति है। महागीर यह यूपी में बिजनौर जिले में नजीबाबाद में रहती है। यह एक मुस्लिम जनजाति है। महागीर यह इस्लाम को मानती है। इसका वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। इसका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। इसमें पंचायत व्यवस्था प्रचलित है। इसमें बादशाह व वजीर की मुख्य भूमिका होती है। ये शराब बनाने के लिए रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। गौड़ जनजाति यह मध्य भारत में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, संत कबीरनगर, बस्ती आदि जिलों में निवास करती है। यह दहिया खेती करती है। उप जनजातियाँ धूरिया नायक, राजगौड़, पथरी जो है। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश विभाजन के आधार पर यूपी में 4 भागों में बांटा गया। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र।
सबसे पहला भाबर, फिर तराई, फिर मैदानी, फिर पर्वतीय पठारी क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, भाबर वह क्षेत्र का भाग है जो नदियाँ गायब हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों में कटे गए थे उन्हें बहाकर ले गए जाने के कारण एक स्थान पर जमा कर देती है तथा उसे नीचे से बहाना शुरू कर देती है। यही भाबर क्षेत्र कहलाते हैं। क्योंकि भाबर क्षेत्र कंकीड़ा पथरीला होता है इसलिए यह कृषि करना संभव नहीं है। यूपी में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में कम है। यहाँ यूपी का सबसे उत्तरी भौतिक विभाजन है। यूपी में भाबर क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि जिलों में है। तराई क्षेत्र, जब नदियाँ भाबर क्षेत्र में बाहर निकलती है तो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी लेकर आती है तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र एक दलदली प्रकार क्षेत्र होता है, इसी कारण यहाँ बीमारियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। तराई क्षेत्र में पानी की अधिकता होने के कारण यहाँ कृषि करना संभव है। यहाँ ज़्यादा पानी वाली फसलें जैसे गन्ना, धान प्रमुख रूप से बोई जाती हैं। तराई क्षेत्रों में दोमट के नाम भी जानते हैं। तराई क्षेत्रों को दोमट के नाम से भी जानते हैं। भौतिक विभाजन के आधार पर यह यूपी का सेकंड सबसे उत्तरी भाग है। इसका विस्तार यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया व गोरखपुर में है। कहाँ कहाँ है? सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया व गोरखपुर में है। तराई क्षेत्र पश्चिम की तुलना में पूर्व में ज़्यादा चौड़ा है। मैदानी क्षेत्र, मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा मिट्टी के विद्वानों से होता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोआब, आपको ध्यान रखना है कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। यूपी में सबसे बड़ा दोआब गंगा व यमुना नदी का दोआब है। यूपी मैदानों का निर्माण गंगा, यमुना इसकी सहायक नदी है जैसे घाघरा, रामगंगा, गोमती आदि में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। नदियों में द्वारा जिन मैदानों का निर्माण करते हैं उनमें पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी यूपी में व भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। यह भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग है, वांगड़ मिट्टी और खादर मिट्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वांगड़ मिट्टी यह नदी से दूर होती है और ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है, ऊंचे स्थानों पर होती है। बाढ़ से दूर होती है, पानी की कमी होती है, कम उपजाऊ होती है। यह पुरानी जलोढ़ कहलाती है। खादर मिट्टी यह नदी के पास होती है, नीचे स्थानों पर होती है, बाढ़ के पास होती है, पानी की अधिकता होती है, अधिक उपजाऊ होती है, नवीन जलोढ़ कहलाती है। वाह, खादर मिट्टी। यूपी का पर्वतीय क्षेत्र, यूपी का पर्वतीय विस्तार जर्जर क्षेत्र में है। यूपी में उत्तरी विस्तार विंध्याचल पर्वत के कारण है। यूपी में विंध्याचल पर्वत कैमूर रेंज का विस्तार है। सोनकर पहाड़ियाँ जो कि मिर्जापुर व सोनभद्र में, ये विंध्याचल का ही भाग है। यूपी का पठारी भाग, मालवा पठार का विस्तार यूपी व एमपी में है। इसका विस्तार यूपी के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड जिलों में है, इसलिए बुंदेलखंड पठार के रूप में माना जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है, कहीं कहीं पर 450 मीटर भी है। फसलें बाजरा, ज्वार, तिलहन, दलहन, चना आदि हैं। नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन आदि हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में है। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ? दक्षिण पश्चिम में है। ये बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, जलेदपुर, झांसी, त्रिपुरा आदि में पाई जाती हैं। बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में है। इस मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली आदि में है। नोट, बुंदेलखंड के पठार का काली व माल मिट्टी पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी में संग्रहालय, मेरठ सरकारी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है मेरठ में। लखनऊ में राजकीय संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय और बाल संग्रहालय। अगर पूछता है बताओ राजकीय संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, बाल संग्रहालय लखनऊ। झांसी में राजकीय संग्रहालय है, रानी महल संग्रहालय है। रामपुर में भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय है, बहुत ही मोस्ट है। रामपुर में भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ है? रामपुर। मेरठ में सरकारी स्वतंत्र सेनानियां संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, लोक संग्रहालय, बाल संग्रहालय लखनऊ में है। झांसी में राजकीय संग्रहालय, रानी महल। अयोध्या में रामकथा संग्रहालय, सुल्तानपुर में है जनपदीय महासंग्रहालय। आगरा में ताजमहल संग्रहालय, मथुरा में राजकीय संग्रहालय और राजकीय जैन संग्रहालय। बांदा में बुंदेलखंड संग्रहालय, गोरखपुर में राहुल सांस्कृतिक संग्रहालय, सरकारी बुद्धा संग्रहालय। कन्नौज में सरकारी पुरातत्व संग्रहालय। बरेली में है पांचाल संग्रहालय, बरेली में कौन सा? पांचाल। मथुरा में है मथुरा संग्रहालय। वाराणसी में भारत कला भवन संग्रहालय। ध्यान रखना क्वेश्चन। यूपी के बौद्ध संग्रहालय, यूपी के 4 जिलों में बौद्ध संग्रहालय हैं। कौन कौन से जिले हैं वो देख लीजिए। कन्नौज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है और सिद्धार्थनगर पिपरावा। ठीक है, यही है। तो कन्नौज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। कन्नौज ध्यान रखना है। अब आ जाओ भैया यूपी में के-1। हाँ, क्या चल रही क्लास क्वेश्चन, 15वीं क्लास है। यूपी के 1 फॉरेस्ट ऑफ यूपी। तो भौगोलिक आधार पर यूपी के 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, कटिले वन होते हैं। और उष्णकटिबंधीय होते हैं आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में आते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं। और ये शुष्क पर्णपाती होते हैं, 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं। प्रशासनिक आधार पर यूपी के वन सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गित वन और राजकीय वन कहलाते हैं। ध्यान रखना है।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन होते हैं, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन यूपी के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, कटिबंध झाड़ियाँ होती हैं, ध्यान रखना पठारी में। और ये यूपी के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से भाभरा व तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली में पाए जाते हैं। रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि जिलों में पाए जाते हैं। कौन से? यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं ये वन मुख्य रूप से सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, ध्यान रखना है, रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बहराइच आदि में पाए जाते हैं। सागौन, साल, वेल, महुआ, आंवला आदि, ठीक है। कौन कौन से? जैसे सागौन, साल, वेल, महुआ, आंवला। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसके लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। ये यूपी के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यूपी के गंगा, यमुना, दोआब की मिट्टी में क्षेत्र पाए जाते हैं। ये यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन हैं। यूपी में लगभग 32% इसी प्रकार के वन हैं। पीपल, आम, खेर, तेंदू, नीम, पलाश आदि। कटीले वन, झाड़ियाँ, ये 50 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ये यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड में बघेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, जंजौली, चंदौली इत्यादि हैं। जैसे ढाक है, बबूल है, चिरौंजी है, खजूर है, नागफनी आदि। प्रशासन के आधार पर यूपी के वन: सुरक्षित वन, मानव पशु चराना, ईंधन काटना। संरक्षित वन, मानव पशु चराना, ईंधन काटना, लेकिन लिमिट में, परमिशन के बाद, ठीक है। सुरक्षित वन, मानव गलत है, पशु चराना नहीं है, ईंधन काटना गलत है सुरक्षित वन के अंदर। और संरक्षित वन में मानव काट सकता है, पशु चरा सकते हैं, ईंधन काटना सही है, दोनों भी घूमता था, लेकिन लिमिट में, परमिशन के बाद। अब किस वन? ऐसे वन जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। राजकीय वन, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार हो। यूपी की चट्टानें, टर्शरी प्रकार की चट्टानें, ये चट्टानें टेंसिस सी के ऊपर हिमालय के निर्माण के समय बनी हुए हैं। ये चट्टानें हिमालय के पास पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: इओशीन, गुजरात, राजस्थान में खनिज तेल, और ओलिगोशीन, ये होती है ग्रेट हिमालय के ऊपर, ग्रेट हिमालय। ये होती माइशीन, ये होती मिडिल हिमालय में। ये होती है प्लायोशीन, ये शिवालिक हिमालय में। टर्सरी प्रकार की चट्टानें यूपी में सबसे उत्तरी भाग में, जो शिवालिक के बाद में पाई जाती हैं। क्वार्टरनी चट्टानें, ये चट्टानें नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु व गंगा नदी के मैदानी इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। क्वार्टरनी चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं: प्लेस्टोनीसीन और होलोसीन। वांगोर मिट्टी प्लास्टरीन चट्टानों बनी होती है। खादर मिट्टी होलोसीन चट्टानों से बनी होती है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है: खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। क्वार्टरनी चट्टानें यूपी के मध्य भाग में पाई जाती हैं। विंध्याचल क्रम की चट्टानें, विंध्याचल क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती हैं। ये यूपी के दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। ये चट्टानें बुंदेलखंड में बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इन चट्टानों को जीवाश्म नहीं पाए जाते। विंध्यन क्रम की चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर व हीरा पाए जाते हैं। बुंदेलखंड की नीच चट्टानें, ये चट्टानें यूपी के दक्षिण भाग में बुंदेलखंड जिले में हैं। ध्यान से सुनते रहना ऑप्शन, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब तक, बहुत बहुत शुक्रिया ऑप्शन आपका। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनसे कह दीजिए कि यूपी जी का अगर पढ़ना है मेरे साथ तो अच्छे से पढ़ लीजिए। इन चट्टानों को लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता है, जिसके प्रकार आगरा के आसपास पोर्ट बनाने के किया गया था। बुंदेलखंड की नीच चट्टानें जो है, ये चट्टानें यूपी में दक्षिण भाग में बुंदेलखंड जिले में हैं। इनकी चट्टानों को लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता है, जिसका उपयोग आगरा के आसपास पोर्ट बनाने में किया गया था। इसी पर लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। यूपी के प्रमुख संस्थान सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। बनारस में उत्तर प्रदेश शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान। मेरठ में आलू संस्थान है। बुलंदशहर में केंद्रीय क्लास एवं सैनिक अनुसंधान है। कानपुर में BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है। झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडी है। उपोष्ण अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में दलहन अनुसंधान है। चमड़ा, रंगाई एवं जूता अनुसंधान है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड है। प्रशासनिक उद्योग पर पूंजी निवेश लिमिटेड है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। राज्य आपदा प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है। इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इस भी लखनऊ में है। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ है। उत्तर प्रदेश विकास निगम लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग संस्थान है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास है।
भदोही में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान है। वाराणसी में भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है। कन्नौज में सुगंध एवं सुरस्य विकास केंद्र है। बुंदेलखंड खुर्जा में राज्य के चीनी मिट्टी एवं पात्र विकास केंद्र है। आगरा में राज्य के चावल विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है। इटावा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विज्ञानशाला है। यूपी के कल मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज से कहते हैं। गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मनोमेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, ध्यान रखना। आगरा में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है। मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है। कितने मेडिकल? 7 मेडिकल कॉलेज हैं, ध्यान रखना। यूपी के मेडिकल कॉलेज ध्यान रखना, साथ के साथ क्या का नाम है, कौन कहाँ है। अगर पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है, अलीगढ़ में है, ध्यान रखना। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में है। महारानी लक्ष्मी झांसी में। बाबा राघवदास मेडिकल गोरखपुर में। छत्रपति लखनऊ में है। जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ में है। सरोजिनी नायडू आगरा में है। लाला लाजपत राय मेरठ में है। यूपी के हवाई अड्डे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। झांसी में झांसी हवाई अड्डा है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा है। गौतम बुद्ध नगर जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। मेरठ में बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। कल्याणपुर हवाई अड्डा है। प्रयागराज में बमरोली हवाई अड्डा है। अयोध्या में वाल्मीकि हवाई अड्डा है। गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा है। सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा है, ध्यान रखना। यूपी के महोत्सव। देव दिवाली, ये महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। जब भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब से यह मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इसी महोत्सव को तिरोत्सव कहा जाता है। तिरोत्सव क्या कहते हैं? तिरोत्सव कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। सुरहकुल महोत्सव यह आगरा में मनाया जाता है। कहाँ? आगरा में। देव दिवाली वाराणसी में और सुलहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। यह यूपी में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यूपी में राम बारात, यह आगरा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह आगरा के रामलीला के समय भगवान राम की बारात निकाली जाती थी। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाने वाला झांसी महोत्सव को आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध महोत्सव सारनाथ, बौद्ध महोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर। कापिल महोत्सव फर्रुखाबाद। सरगना महोत्सव मेरठ। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। मथुरा महोत्सव मथुरा। सेफाई महोत्सव इटावा। बिठूर गंगा कानपुर। कालकी महोत्सव संभल। काशी गंगा महोत्सव वाराणसी। सोन महोत्सव सोनभद्र। कितने इजी है क्वेश्चन। यूपी के मेले। यूपी में लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में, सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर। परिक्रमा मेला अयोध्या। देव मेला बाराबंकी। मानकपुर मेला फर्रुखाबाद। बाल सुंदरी मेला अनूपशहर यानी बुलंदशहर। कालिंजर मेला बांदा। कैलाश मेला आगरा। कितने अच्छे अच्छे मेले हैं। ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। अन्य एक बार और पढ़ लेना, ऑप्शन मेरे कहने से ना एक बार और पढ़ लेना इसे, यूपी जी को आराम से देखते रहना। कैलाश मेला आगरा। शोरो मेला काशगंज। रामायण मेला चित्रकूट। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। कबीर मेला मगहर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। नाम नगरिया मेला या फर्रुखाबाद। नाम नवमी मेला अयोध्या। माघ मेला कुंभ मेला प्रयागराज। कजरी महोबा और रथ मेला मथुरा। भगवान रंगनाथ के रथ मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा। बटेश्वर मेला यूपी का सबसे एक पशु मेला है, ध्यान रखना। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और ये पशु मेला है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। गंगा घाट पर लगता है। यह भगवान शिव की समर्पित है। इसमें शिवलिंग की पूजा होती है। चंदौली मेला मेरठ में लगता है, अप्रैल में लगता है। यह मुगल काल से संबंधित है। नौचंदी मेला। गोचरण मेला नथुरा में लगता है। शाकंभरी देवा मेला सहारनपुर। देवा शरीफ बाराबंकी या सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह पर लगता है, ध्यान दरगाह पर। गोल कोकड़नाथ लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क 1 है। वन्यजीव विहार 12 है। पक्षी विहार 13 है। टाइगर रिजर्व 4 है। यूपी का नेशनल पार्क। यूपी में नेशनल पार्क जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1966 में वन्यजीव विहार के रूप में हुई थी। 1970 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 1987-88 में इसे एक टाइगर रिजर्व के घोषित कर दिया गया। इसका एरिया 440 किलोमीटर स्क्वायर है। यह ज़्यादातर लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है। यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ तराई क्षेत्र और भारत का नेपाल बॉर्डर पर है। वाह भाई। यूपी के वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार एरिया 78 किलोमीटर स्क्वायर है। यह चंदौली जिले में है। चंद्रप्रभा कहाँ? चंदौली। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। गंगा की सहायक नदी कर्मनाशा इसके बीचों बीच से गुजरती है। किशनपुर वन्यजीव विहार यह लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका एरिया 227 किलोमीटर स्क्वायर है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। इसकी स्थापना
1977 में हुई थी। इसका एरिया 5.4 किलोमीटर स्क्वायर है। यह यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार या मिर्जापुर प्लस सोनभद्र में है। चंबल वन्यजीव विहार यह यूपी के आगरा व इटावा जिले में है। इस पर 3 स्टेट MP, राजस्थान व यूपी का कंट्रोल है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यह यूपी के हापुड़, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में जिलों में फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ अमरोहा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में फैला हुआ है। इसका एरिया 2077 किलोमीटर स्क्वायर है। यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सुहेल वन्यजीव विहार श्रावस्ती प्लस बलरामपुर से मिलकर बना है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, सूर सरोवर वन्यजीव विहार आगरा, एक और रह गया ऊपर, देख लेते सभी। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट प्लस बांदा। कछुआ केंद्र वन्यजीव विहार वाराणसी, सेकंड सबसे छोटा है। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, ध्यान रखना है ऑप्शन। यूपी के पक्षी विहार, यूपी में 13 पक्षी विहार है। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार पहला तो है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। इसे नवाबगंज पक्षी विहार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। यह यूपी का पहला पक्षी विहार है। इसका एरिया 2.225 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर स्क्वायर है। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार 13 पक्षी विहार है, बरेली में 13 बताऊंगा। ओखला पक्षी विहार जीबी गौतम बुद्ध नगर में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। पटना पक्षी विहार एटा में है, सबसे छोटा है। बकीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। VR अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण बलिया में है। पार्वती अलगा गोंडा में है। विजयनगर महोबा में है। होगा 13। यूपी के टाइगर रिजर्व, यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दूध नेशनल पार्क जखीमपुर खेरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। और रानीपुर चित्रकूट, ध्यान कौन बिजनौर में कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यूपी में जो टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं? 4 हैं। तो पहला कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, पीलीभीत रिजर्व पीलीभीत में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, रानीपुर चित्रकूट। यूपी के प्राणी उद्यान, यूपी में 3 प्राणी उद्यान है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, ध्यान रखना ऑप्शन। यूपी में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, यूपी में 10 वेटलैंड है। सुर सरोवर आगरा, समन मैनपुरी, सांडी हरदोई, नवाबगंज उन्नाव, बकीरा संत कबीर नगर। कितने हैं? 10 वेटलैंड हैं। हरदोई यानी हैदरपुर बिजनौर, समसपुर रायबरेली, पर्वती अरंगा गोंडा, सरसई नाबर इटावा, ऊपरी गंगा हरिद्वार, रुड़की, मेरठ, बुलंदशहर। ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन, ठीक है। ये थे आज के महत्वपूर्ण क्लास। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कल की वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। आज के लिए यही रहेगा और गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। आगे कल बढ़ते हैं ऑप्शन, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे रहेंगे, कल आगे बढ़ेंगे।